हेलो दोस्तों, PYQ सीरीज के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चन पेपर है सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 1। ठीक है। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि ये PYQ सीरीज जो है इसमें हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को मैंने ऐड कर रखा है और हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये हम यहाँ पर मेन उसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज़ मैं समझाऊंगा भी, और जहां ज़रूरत है मैंने उस चीज़ को यहाँ पर ऐड भी कर रखा है ताकि आप बाद में इस PDF से पढ़ सकें और उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है। लास्ट में मैंने आंसर की ऐड कर दी है। ये पूरी PDF बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो या फिर ये सर्च कर लो। ठीक है, उत्कृष्ट उपाध्याय सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। DSSB के लिए, KVS के लिए, सीटेट के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपको नीड हो जाकर के ज्वाइन कर लो, चेकआउट कर लो। मत ज्वाइन करो, PDF ले लो, यूज़ करो। ठीक है, उसमें भी आपको खुशी मिलती है तो वो भी आप कर लो। जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर लो। और बस हमें आज 30 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और अब चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की राम कहानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा विकास के लिए, ठीक है, भाषा के विकास के लिए, भाषा के अधिग्रहण के लिए सबसे क्रिटिकल पीरियड क्या है? तो पिछले जितने क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किए हैं वहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने वहां पर तब भी बताया था कि जो ये क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है, ये फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, इंपॉर्टेंट पीरियड कौन सा है, सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, तो इन सब चीजों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव। तो भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अवधि है, जो पीरियड है, वो है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष तक का। इसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, यहाँ बचपन लिखा हुआ है जो कि ट्रांसलेशन मिस्टेक है, या थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि ये गूगल से मैं डायरेक्टली करता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण अवधि जो है वो यही है। इसी दौरान जो लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा डेवलप होती है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बहुत तेजी से जो है वो इसी दौरान होता है। ठीक है, 2 से 6 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय लॉरेंस कोलबर्ग। इनमें से कौन सा एक लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो स्टेजेस दी गई हैं वो है? ठीक है। अब लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी अगर आपको पता है तो आपको ये चीज, इसका आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पता होगा। और आपने नहीं पढ़ी तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोलबर्ग की एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक है, कोलबर्ग की नैतिक विकास की एक थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, जिसको जिसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको थ्योरी पढ़ के पता चलेगा, लेकिन उन्होंने 6 स्टेजेस बता रखी हैं। वो 6 स्टेजेस आपके सामने हैं, ये देखो, जिसमें उन्होंने इस तरीके से ओरिएंटेशन करके बता रखा है। द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस तरीके से उन्होंने 6 स्टेजेस बता रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लेटेंसी स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो अब यहाँ से आपको देख के पता चल रहा होगा कि बी ऑप्शन जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये है कोलबर्ग की थ्योरी से। ठीक है, ये वाली स्टेज जो है वो कोलबर्ग की थ्योरी से है। बात करें अगर लेटेंसी स्टेज की, तो ये है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से। अगर आपने नहीं देखी हो तो जाकर के देख लेना, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में लेटेंसी स्टेज है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है आपके पियाजे की थ्योरी से, जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वहां से। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो है ये आपके एरिक एरिक्सन की थ्योरी से है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो कोलबर्ग की थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर आपने सीटेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी शुरू की है और अभी तक ये थ्योरी ना पढ़ी हो तो प्लीज जाकर के इसे पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल। ठीक है, क्लासरूम में एक टीचर जो है कक्षा के दौरान जो है लड़कों पे ज्यादा अटेंशन देता है लड़कियों की बजाय। ठीक है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये तीनों चीजें ही यहाँ पर वेस्ट हैं और कंफ्यूजन के लिए दी हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है जेंडर बाइसनेस का। अब जेंडर बाइसनेस क्या होता है? लिंग पक्षपात। जब एक किसी एक लिंग पर
ज्यादा ध्यान दिया जाए या उसका ही पक्ष लिया जाए और दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर किया जाए, वो चीज होती है लिंग पक्षपात। अब दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो है लिंग पक्षपात यानी कि जेंडर बाइसनेस, और एक चीज होती है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। इन दोनों चीजों में अगर आपको अंतर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो फिर भी एक बार समझ लो। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है रूढ़िवादिता, यानी ऐसी बातें जो किसी एक जेंडर को लेकर के बहुत टाइम से फिक्स कर दी गई हैं और वही चलती आ रही हैं। जैसे लड़के रोते नहीं हैं, जैसे लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, जैसे लड़कों को ब्लू कलर पसंद होता है। तो ये लड़के और लड़कियों यानी किसी स्पेसिफिक सेक्स के साथ कोई अगर एक बात जोड़ दी जाए, ठीक है, जो कि ऐसा सच में होती नहीं है पर जोड़ दी जाए और वही मान्यता मान ली जाए, तो वह है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी कि लिंग रूढ़िवादिता। और पक्षपात क्या होता है, जब किसी एक लिंग की तरफ ज्यादा झुकाव दिया जाए, ठीक है, ज्यादा झुकाव किसी एक लिंग की तरफ हो। जैसे यहाँ पर जो टीचर था वो लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, लड़कियों को इग्नोर कर रहा था, तो ये जेंडर बाइसनेस का एग्जाम्पल है। बाकी के सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको जस्ट कंफ्यूजन करने के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो वहां पर बेसिकली आपको वो दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर बाइसनेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफर्मिटी। ये देखो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात हो रही है, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी एक चीज है जो लैंगिक रूढ़िबद्धता को कम करने में मदद करेगी, ये आपको बताना है। तो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको मदद करेगी स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए। डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइसनेस, ठीक है ये बात तो। बी क्या है, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, लिंग विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देना, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, ऐसे प्ले ग्रुप बना देना जो कि जेंडर के बेस पे डिवाइड हो रखे हों, जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट, कि लड़के इधर बैठेंगे लड़कियां इधर बैठेंगी। ऐसा होता है ना कि क्लास में लड़के लड़कियों को अलग अलग बिठा दिया जाता है, एक तरफ लड़कियां बैठेंगी एक तरफ सारे लड़के बैठेंगे, तो ये चीज गलत है, ठीक है। इससे जो है जेंडर रोल कन्फर्मिटी होती है कि भाई लड़कियां जो है इस तरह बैठेंगी लड़के इस तरह बैठेंगे, या फिर किसी खेल के आधार पर जेंडर के आधार पर खेल में ग्रुप्स में बांट देना कि जो लड़कियां हैं वो खो खो खेलेंगी और जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलेंगे। इस तरीके से आपने उनके ग्रुप्स डिवाइड कर दिए, तो वो चीज़ भी गलत है, ठीक है। उससे उस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, उसको कम नहीं किया जा सकता। यहाँ कम करने की बात हो रही है कि इसमें से कौन सी एक चीज़ कम करने में मदद करेगी। तो सबसे बेस्ट चीज़ वो यही है कि अगर आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस करोगे तो वो चीज़ उसको कम करने में मदद करेगी। यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप बच्चों के साथ वो चीज़ें डिस्कस करोगे लिंग भेद के बारे में तो वो चीज़ें कुछ हद तक कम होने में मदद मिलेगी। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में ए ऑप्शन जो है बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रंस एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के बारे में कौन बात करता है ये आपको बताना है इनमें से, ठीक है। और क्या कहा है कि बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हैं, यानी कि कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से एक्टिव रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और कैसे करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का यूज करके। तो इसके बारे में बात कौन करता है, इसके बारे में बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। अगर आपने इनकी थ्योरी को पढ़ा होगा तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जिनकी एक थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो बच्चा है वो अपने संज्ञान का निर्माण यानी अपने कॉग्निशन का डेवलपमेंट कैसे करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया से करेगा, जिसमें संस्कृति और भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो जब भी वाइगोत्स्की की बात होगी ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, SCL यानी कि सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। SCL आपको ध्यान रखना है जब भी वाइगोत्स्की की बात होगी, या फिर जहां जहां भी इन तीन चीजों को लेकर के बात हो रही होगी वहां पे आपको सीधे सीधे वाइगोत्स्की के साथ चले जाना है। इसके साथ साथ वाइगोत्स्की की थ्योरी में ZPD, MKO और स्काफोल्डिंग के बारे में भी बात होती है, तो अगर आपने इनकी थ्योरी नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है सीटेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की सर, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के बारे में बात हो रही थी, इसलिए हमने आंख बंद करके वाइगोत्स्की को क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके अलावा JB वॉटसन, उनकी एक अलग थ्योरी है, जीन पियाजे की भी अलग थ्योरी है, और लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वाइल वर्किंग ऑन अ जिक्सो पजल
एक 5 साल की बच्ची है जिसका नाम है नजमा, वो कहती है कि वेयर इज द ब्लू पीस, ठीक है, ब्लू पीस कहाँ है, नो नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शू, ठीक है, वो एक कोई पजल सॉल्व कर रही है और कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, ये वाला नहीं, ये वाला जो इस जूते को बनाएगा। और ये सारी बातें वो किससे कर रही है, वो खुद से, ठीक है, खुद से वो ये बातें कह रही है। तो दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्ड टू बाय वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार ये खुद से बातें करना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ, जो ये खुद से बातें करना, इसको वाइगोत्स्की कहते हैं निज वाक, ठीक है, प्राइवेट स्पीच। और उनके अकॉर्डिंग ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के भाषा विकास में। और उसके खुद को उसके बच्चा जो है इसके थ्रू अपने, वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो इसके जो निज वाक है, जो प्राइवेट स्पीच है, इसके थ्रू वो अपने काम को रेगुलेट करता है, ठीक है, अपने एक्शंस को रेगुलेट करता है, और इससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसका भाषा विकास होता है। तो उन्होंने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब सेम टर्म को पियाजे क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच। इसी सेम चीज को पियाजे ने नाम दिया है ईगोसेंट्रिक स्पीच, और उनके अकॉर्डिंग ये जो है बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना पियाजे ने क्या कहा है और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जब आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी देखी तो उसमें एक वर्ड था स्कार्फ फोल्डिंग, ठीक है, स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब होता है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, ठीक है, इसका मतलब ही है टेम्परेरी हेल्प, यानी कुछ समय के लिए दी गई जो मदद होती है उसको कहते हैं स्कार्फ फोल्डिंग। लर्निंग के दौरान कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अगर थोड़ी बहुत मदद मिल जाए तो बहुत बेहतर तरीके से उस काम को पूरा कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अब बच्चा अगर एक साइकिल सीख रहा है तो पीछे से पेरेंट्स अगर पकड़ के रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो चला नहीं पाता साइकिल को, तो वो आसानी से सीख जाएगा, और जैसे ही वो सीख जाता है क्या करते हैं पेरेंट्स, पीछे से छोड़ देते हैं। तो ये जो थोड़े टाइम के लिए साइकिल को पकड़ के रखना था, यानी जब तक जरूरत थी तब तक टेम्परेरी हेल्प देना, इसी को हम नाम देते हैं स्कार्फ फोल्डिंग, ठीक है, इसी चीज को हम नाम देते हैं स्कार्फ फोल्डिंग। तो ये क्वेश्चन, जब आप किसी तरह का क्लू दे रहे हो, किसी तरह की कोई हिंट दे रहे हो, कोई सपोर्ट दे रहे हो, कोई आधा सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल दे रहे हो, मतलब जिस भी तरह की अगर कोई मदद आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ कहलाती है स्कार्फ फोल्डिंग, ठीक है। री और कंडीशनिंग वाली ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इसका कॉन्सेप्ट सीधा सीधा आपको इससे जोड़ना है। जब भी क्लूज की बात होगी, हिंट्स की बात होगी, सपोर्ट की बात होगी, आधा सॉल्व किया क्वेश्चन की बात होगी, या किसी तरह का और कोई हेल्प प्रोवाइड की जा रही है टेम्परेरी समय के लिए, थोड़े समय के लिए, तो वो सारी की सारी उन सब का मतलब क्या है, सीधे सीधे उसका मतलब है स्कार्फ फोल्डिंग, जिसको हिंदी में मचान या फिर पाड़ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर ट्रांसलेशन मिस्टेक है, इस यहाँ पर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी है ये आपको बताना है। तो अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ ये, अगर आपने पियाजे की थ्योरी पहले पढ़ रखी है तो आपको ये बात पता होगी कि पियाजे ने 4 स्टेजेस बता रखी हैं, जिनको आप एसपीसीएफ से भी याद रख सकते हो। एसपीसीएफ में क्या है? एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बारे में। उन्होंने क्या किया है, अलग अलग स्टेजेस में बताया है कि बच्चा जो है अलग अलग स्टेज में अलग अलग खूबियों को विकसित करता है, ठीक है। जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है तो इस दौरान 7 से 11 वर्ष के दौरान बच्चे के अंदर तर्क आ जाएगा, वो क्लासिफिकेशन कर पाएगा, वो कंजर्वेशन कर पाएगा, वो सीरिएशन कर पाएगा। तो ये खूबियां जो है बच्चे के अंदर आ जाती हैं 7 से 11 वर्ष में, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की कौन सी एक खूबी है, ठीक है, तो अब आपको बताना है वो। सो पहला क्या है? हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग। अब देखो यहाँ पर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो आती है चौथी वाली स्टेज में। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, है ना। बी ऑप्शन क्या है? कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। तो कंजर्वेशन तो आपकी आ जाती है इसमें, कंजर्वेशन जो है आपने अभी देखा कि कंजर्वेशन जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाती है, तो ठीक है ये ऑप्शन हो सकता है। सी क्या है? डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन वाली जो स्टेज है वो है आपकी पहली स्टेज। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसे थोड़ा सा क्लियर करके। ये रही डेफर्ड इमिटेशन जो है पहली स्टेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका, सी ऑप्शन भी आपका गलत है।
डी ऑप्शन क्या है, मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इरिवर्सिबिलिटी जो है वो आपकी सेकेंड स्टेज में है, ये वाली। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, संरक्षण और वर्ग समावेशन यानी कंजर्वेशन आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर आपने अभी तक पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ रखी है, ये 4 स्टेज आपको नहीं पता थी, इनकी खूबियां आपको नहीं पता थी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अभी तक याद नहीं की है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इग्नोर बिल्कुल मत करना। 2011 से उठा करके देखो क्वेश्चन पेपर, और 2021 तक के एक भी क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लो। अगर पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आपको ना मिले तो फिर आकर के मुझे बता देना आप कमेंट में, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अगर आपने इस चीज को पढ़ा नहीं है तो पढ़ जरूर लेना। अब इनकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। स्कीमाज, स्कीमा इन्होंने बताया कि हमारा जो दिमाग है उसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए, रखने के लिए ऐसे कमरे जैसे बने होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो पॉकेट्स बने होते हैं हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। मान लो कोई मस्ती मजाक वाली चीज देख रहे हो तो वो अलग पॉकेट में जाके स्टोर होगी। आपने कोई बिल्ली देखी तो अलग पॉकेट में स्टोर होगी। आपने पढ़ाई लिखाई करी तो अलग पॉकेट में स्टोर होगा। आपने कहीं घूमने गए तो अलग पॉकेट्स में स्टोर होगा। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया कि आपके दिमाग में जो हर तरह की इंफॉर्मेशन है वो एक अलग अलग तरह के पैकेट में स्टोर होती है, और उस पैकेट को उन्होंने बताया क्या, स्कीमा। ठीक है, उसे उन्होंने कहा स्कीमाज। ये क्या है, एक तरीके के मेंटल स्ट्रक्चर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्कीमाज, ठीक है। इसके अलावा इनकी थ्योरी में एडेप्टेशन की बात होती है, असिमिलेशन की बात होती है, इक्विलिब्रेशन की बात होती है और एकोमोडेशन की बात होती है। अब अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप थ्योरी पढ़ोगे, क्योंकि मैं इस एक सेशन में आपको पूरी थ्योरी कंप्लीटली नहीं समझा सकता। सो स्कीमाज क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियाजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की रचना है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में पियाजे बात करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सो अभी मैंने आपको टर्म्स दिखाए कि किन किन चीजों के बारे में पियाजे बात करते हैं। तो वहां पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जैसा कुछ भी नहीं था, पियाजे इसके बारे में बात नहीं करते। कंडीशनिंग के बारे में भी पियाजे कोई बात नहीं करते। रीइंफोर्समेंट के बारे में भी पियाजे कोई बात नहीं करते। पियाजे बात करते हैं स्कीमाज के बारे में, जो क्या होती हैं वो मैंने अभी आपको समझाया तुरंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या है, असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, छात्रों को रैंक करना। ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। कभी भी बच्चों को आपको रैंक नहीं करना है, मतलब उनके बीच में कंपैरिजन नहीं करना, उनको रैंक नहीं करना, उनको कुछ बुरा भला नहीं कहना। उनको, आपको हमेशा मानना है कि वो एक नेचुरल मोटिवेटर हैं, उनको सब कुछ आता है, उनको हम सब कुछ सिखा सकते हैं, वो कैपेबल हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको मान के चलनी है। ठीक है, सो रैंक वगैरह करने वाली जो बातें हैं वो नेगेटिव है, वो आपको नहीं माननी। लेबलिंग करने की जो बातें हैं वो भी एक नेगेटिव है। बच्चों को लेबल भी नहीं करना आपको। उनको पास या फेल के लिए रिपोर्ट कार्ड नहीं देना। हमें रिपोर्ट कार्ड क्यों देना होता है, उनका असेसमेंट क्यों करना होता है, ताकि हमें पता चल सके उन्होंने कितना सीखा, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई, वो कॉन्सेप्ट्स को कितना समझ पाए। ठीक है, सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो ये कहता है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि बच्चे जो हैं अवधारणाओं के बारे में सीख पाए हैं, क्या उनके बच्चों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्पष्ट हो पाए हैं, क्या उनको प्रॉब्लम कहाँ है, उनको कंफ्यूजन कहाँ है। ये है हमारा मेन एम, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य मूल्यांकन का। ठीक है, ये ना कि रैंक करना, स्कोर के अनुसार उनको अलग अलग बांटना, सेग्रीगेट करना, लेबल करना, ये सब जो है नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, इनके साथ आपको कभी भी नहीं रहना। पास फेल ये सब नेगेटिव बातें हैं। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस के बारे में इनमें से कौन सी एक बात सही है ये आपको बताना है। बुद्धि, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। जो बुद्धि है वो एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है जो निश्चित है और समय, जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि आपको जन्म पैदा होते ही बच्चे को पता चल जाएगा अरे यार बहुत बुद्धिमान बच्चा पैदा हुआ है। आइंस्टाइन देखते ही पता चल जाएगा कि आइंस्टाइन पैदा हो गया है घर में, है ना। बिल्कुल गलत बात है ये, बेबुनियाद।
बी ऑप्शन क्या है, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। कह रहा है कि बुद्धि को आप नाप सकते हैं, सटीक रूप से नाप सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि इस चीज को नापते हुए कि भाई ये शुभम है और शुभम का जो दिमाग है वो 150 ग्राम बढ़ गया, देखो मैंने नाप लिया, एक्यूरेटली नाप लिया। ऐसा कर पाए हैं आप कभी? तो बुद्धि को एक्यूरेटली नापना, नाप पाना संभव ही नहीं है, ठीक है। सो बी ऑप्शन भी आपका गलत है। सी क्या है, इंटेलिजेंस इज यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। बुद्धि जो है एकात्मक कारक है और एक ही गुण है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सिंगल ट्रेट नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। ये है आपकी करेक्ट डेफिनेशन इंटेलिजेंस की, कि इंटेलिजेंस क्या है, एक बहुआयामी और जटिल क्षमताओं वाला एक समूह है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 11th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम मेनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रूही जो है हमेशा एक समस्या समाधान के बारे में अलग तरीके से सोचती है, ठीक है, कुछ ओरिजिनल रूप में सोचती है, कुछ असल यानी कि अपना एक अलग यूनिक सोचती है रूही, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है रूही के बारे में, तो इससे पता चलता है क्रिएटिव थिंकर, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके इन चीजों के बारे में समझाता हूँ। जब भी क्रिएटिविटी की बात होगी, ठीक है, जब भी क्रिएटिविटी की बात होगी तो आपको क्या ध्यान रखना है, ओरिजिनलिटी, यूनिक या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये चीज जुड़ी होती है क्रिएटिव थिंकिंग से। यानी कि बच्चा क्रिएटिव कब होगा, बच्चा रचनात्मक कब होगा, जब वो कुछ अलग सोच पाएगा, कुछ यूनिक सोच पाएगा और एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम के बारे में बहुत अलग अलग तरीकों से सोच पाएगा, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो वो चीज कहलाती है क्रिएटिविटी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी क्या कह रहा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकर का मतलब होता है जब आप हर तरफ से घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आकर के रुक जाओ, वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप एक ही पॉइंट पे आकर के रुक जाते हो, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप एक पॉइंट से दूर दूर जाते हो, अलग अलग रास्ते में सोच पाते हो, अलग अलग तरीके से सोच पाते हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो बी ऑप्शन आपका गलत है। सी ऑप्शन रिजिड थिंकर, मतलब आप एक ही चीज पे अड़े हुए हो, बिल्कुल आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। डी ऑप्शन है ईगोसेंट्रिक थिंकर, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। सो बी सी डी ऑप्शन आपके गलत है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक वंचित समूह के छात्र की कम भागीदारी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो एक ऐसा बच्चा है जो वंचित समूह से है, ठीक है, जो डिप्राइव्ड ग्रुप से है, अब उसकी भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, टीचर को क्या करना चाहिए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शंस देखिए क्या है। आस्क चिल्ड्रन टू विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल, भाई बच्चे को बोलो तू स्कूल से निकल जा, तेरे बस की नहीं है टीचिंग, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज। मान लो कि ये बच्चा तो है ही गधा, है ना, ये बच्चा तो है ही गधा है, उसको कुछ कर ही नहीं सकता, छोड़ो उसको, इसके हाल भी छोड़ दो, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सी क्या है, लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, उस बच्चे से कोई उम्मीद ही नहीं रखना, भाई मेरे को तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, तू जा, तुझे जितना आ रहा है तू उतना पढ़, जितना नहीं आ रहा है मत पढ़, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। बचता है आपके पास डी ऑप्शन, क्या कहता है, रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। टीचर अपनी टीचिंग में देखेगा कि कहाँ कमी है, अगर मैं उस बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो ज़रूर मेरे अंदर कोई कमी होगी, ज़रूर मेरी टीचिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। सो मुझे क्या करना है, अपनी टीचिंग को देखना है और कोशिश करनी है कि कैसे मैं उस बच्चे को इन्वॉल्व कर सकता हूँ अपनी टीचिंग में। मेरा मानना भी यही है कि एक टीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पता है, मुझे 8th क्लास तक मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे जो टीचर थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो मुझे एक राक्षस जैसे नज़र आते थे, और ऐसा था भी यार, वो बहुत कूटते थे, पकड़ के ना एकदम अच्छे से ठोक देते थे। अगर आप उनसे कुछ पूछ रहे हो तो मुझे पता है उनसे कुछ पूछने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो 8th क्लास तक तो मेरी मैथ बिल्कुल ही एकदम भट्टा बैठा हुआ था। फिर एक सर आए थे हमें 9th क्लास में, जब वो आए थे मुझे याद है, जब से वो आए तब से मेरा धीरे धीरे मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हुआ, और अब मैं एक नॉर्मल लेवल, मतलब मैथ्स से ऐसा तो नहीं है कि मुझे हेट है, ठीक है। मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो ही मुझे समझ में आती है मैथ्स, लेकिन फिर भी हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स से डरता हूँ, ठीक है। तो इसलिए टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरेस्ट बिल्ड करने में।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, एक समावेशी कक्षा में टीचर को इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस चीज पे ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन शुड नॉट प्रिपेयर, नहीं बनाना चाहिए। गलत ऑप्शन, टीचर को बनाना चाहिए। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, कभी कभी बनाना चाहिए, नहीं। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, ये है सही ऑप्शन कि एक समावेशी कक्षा में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो है टीचर को एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। अब बात आती है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या होता है। तो समावेशी कक्षा में हमने देखा है कि हर एक बच्चे को हम एक ही वातावरण में सबको एक साथ पढ़ाते हैं, और जिसकी जैसी ज़रूरत होती है, जैसे मान लो कोई आ, देखने देखने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए अलग तरीके का लेसन प्लान होगा, जहाँ पर उसके लिए अलग अलग टीचिंग एड्स यूज़ हो रहे होंगे। फिर वहीं एक बच्चा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग लेसन प्लान होगा, और उसके लिए अलग टीचिंग एड्स यूज़ हो रहे होंगे, अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ हो रहे होंगे। तो इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। यानी एक क्लास में हर एक बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, जब हम बच्चे के अकॉर्डिंग, एक इंडिविजुअल बच्चे के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत रूप से एजुकेशन प्लान बनाते हैं, तो वो कहलाता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। डिसलेक्सिया की प्राथमिक विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ अलग अलग तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि अधिगम अक्षमता। कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें सीखने के दौरान कई बार अलग अलग बच्चों में देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने तारे जमीन पर मूवी देख रखी है, तो वहां पर जो बच्चा था वो पढ़ नहीं पाता था और ना ही लिख पाता ठीक तरीके से। तो उसे जो प्रॉब्लम थी वो थी डिसलेक्सिया, ठीक है, जिसमें उसे रीडिंग प्रॉब्लम थी, और ठीक से ना देख पाने की वजह से, रीडिंग प्रॉब्लम की वजह से वो ठीक से लिख भी नहीं पाता था, ठीक है। सो डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसी तरीके से डिसग्राफिया जो है वो ग्राफ यानी कि लिखना, वो राइटिंग से रिलेटेड है। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुली क्या मतलब है, कैलकुलेशन यानी कि मैथ्स, ठीक है। जो मैथ्स ना कर पाता हो ठीक से, उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी, डिसकैलकुलिया। इसी तरीके से डिस्प्रेक्सिया जो है वो मोटर स्किल से रिलेटेड है, यानी कि आप ठीक से चल नहीं पाओगे, जल्दी नहीं चलोगे, बहुत लेट चलोगे, तो वो आपको हो सकता है डिस्प्रेक्सिया हो, ठीक है। डिस्फेजिया जो है कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझने में दिक्कत। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, या कोई एक ऐसा बच्चा है आपके आसपास जिसको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, तो उसको हो सकता है कि डिस्फेजिया हो, यानी कि वो चीज़ों को आसानी से समझ में ना कर पाता हो, ग्रैब, ठीक है। तो ये है लर्निंग डिसेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। जिसको डिसलेक्सिया होगा उसमें इसमें से कौन सी प्रॉब्लम होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी कि वो बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम होगी, रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाकी की प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड है ये आप खुद देख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी रीडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का पूरा चार्ट दिखा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन क्यों है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया की मेन दिक्कत ये होती है कि बच्चा उसमें देख नहीं पाता, उसे जो अक्षर है वो नाचते हुए नजर आते हैं। वो 100 को वॉज पढ़ रहा है होता है, 19 को 16 पढ़ रहा होता है, ठीक है, 6 को 9 देखता है। तो इस तरह की दिक्कत इसमें बच्चे को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आरटीई एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक बार उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसके बारे में ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये बताया गया था कि सभी को अधिकार है, ये उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। एजुकेशन क्या है, एक उनका अधिकार है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, वो डिसेबल बच्चा हो या उसको कुछ प्रॉब्लम हो, वो कैसा भी बच्चा हो, 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्चे को शिक्षा मिलना उसका अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर किन किन चीज़ों पे बात हुई थी आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये बता रहा है कि किस चीज़ पे बेस्ड है हमारा आरटी 2009। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ, आंसर नंबर सी इसका सही है, द राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि हर एक ह्यूमन को, हर एक बच्चे को, ठीक है, ये उसका अधिकार है, ये एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित था, ठीक है।
ये कोई व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं था, ना ही यहाँ पे सहानुभूति दिखाई गई थी उन बच्चों के लिए जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, ठीक है, और ना ही यहाँ कोई व्यावसायिक शिक्षा की बात हुई है। यहाँ पर बात इस चीज की हुई है कि बच्चों का अधिकार है शिक्षा और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल आरटी 2019 का, और ये देख लेना कि इसके बारे में क्या क्या और बातें इसमें बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, रचनावादी ढांचे में सीखना मुख्य रूप से क्या है, ये आपको बताना है। रचनावादी ढांचा क्या होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क क्या है, ये आपको इससे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, लगभग 5-6 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और इतने में आपको अंदाजा लग चुका होगा, इवन हर एक क्वेश्चन का आंसर तक आपको अब पता चल रहा होगा। अगर आपने पिछली सीरीज देखी होगी और नहीं देखी है तो जा करके देख लो एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं जो आपके ही लेवल पे हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ आपके जैसा जो आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी मदद कर रहा हूँ। सो अगर मैं आपको घंटों इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है, आप भी बिल्कुल ये चीज़ पढ़ सकते हो। मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मैं पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क ये कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ठीक है, और मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण, ज्ञान निर्माण, एक्सपीरियंस गेन करना, इन सारी चीज़ों के बारे में कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क बात करता है। सो रोट मेमोराइजेशन को वहाँ पर डिस्करेज किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। री की बात भी नहीं होती और ना ही कंडीशनिंग की बात होती है। सो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन सही है, जहाँ पर किस चीज़ पर फोकस करने की बात कही जा रही है, मीनिंग मेकिंग, यानी कि अर्थ निर्माण। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, नेव थ्योरीज, नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फेनोमेना। अब ये नेव थ्योरीज क्या होती हैं, नेव थ्योरीज ऐसे सिद्धांत होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे अपने मन में बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब बच्चे कहीं बाहर जाते हैं बाइक पे बैठ के, कार में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के, तो जब अगर वो सूरज को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार सूरज हमारे साथ साथ चल रहा है ना, हम जहाँ कहीं जाते हैं सूरज हमारे साथ साथ चलता है। तो ये क्या है, एक्चुअल में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसी को हम कहते हैं नेव थ्योरी, ठीक है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो सिद्धांत बच्चे अपने मन में बना लेते हैं, हम उनको कहते हैं नेव थ्योरीज। अब इसको क्या करना है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह की जो नेव थ्योरीज होती हैं ये बच्चों की मेमोराइज, जो बच्चों का दिमाग है उसको विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। इनको आपको डिस्करेज नहीं करना है। इनको क्या करना है ये ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं। शुड बी इग्नोर्ड, इग्नोर भी नहीं करना। शुड बी पनिश्ड, कि भाई तेरे दिमाग तो उल्टा सीधा ही चलता रहता है, तू तो कुछ अलग ही सोचता रहता है, उसको पनिशमेंट देना। इग्नोर करना, पनिशमेंट देना, ये सारे तो नेगेटिव वर्ड्स हैं, आपको अब तक समझ में आ गए होंगे और अभी तक आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रेपिटेटिव मेमोराइजेशन। अगेन यहाँ मेमोराइजेशन की बात हो रही है, सो एक नेगेटिव वर्ड है और ये ऑप्शन भी इसीलिए गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंसेस एंड एग्जांपल। बच्चों को साक्ष्य देना है और उन्हें उदाहरण देना है कि बेटा ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। सूरज आपके साथ नहीं चलता। अब नहीं चलता, कैसे नहीं चलता, इसका आपको उनको एग्जाम्पल भी देना है और उनको करके भी दिखाना है अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। तो इस तरह की थ्योरीज को आप क्या करेंगे, उसका काउंटर एविडेंस देंगे और उनको उदाहरण देंगे कि बेटा ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। ये है करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किस चीज को प्रमोट करता है ये आपको बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जो है वो रोट मेमोराइजेशन को तो कतई प्रमोट नहीं करेगी, इतना तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। डी ऑप्शन लेबलिंग और कैटेगराइजेशन की बात करता है तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्षमता के आधार पर छात्रों को लेबल करना या वर्गीकरण करना बहुत ही ज्यादा गलत है, नेगेटिव है, इसके साथ आप कभी भी नहीं जाओगे, ठीक है। ये ऑप्शन क्या कहता है, एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन द टेक्स्ट बुक, कि पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता रखना, ठीक है। पाठ्य पुस्तक को ही सब कुछ मानना और उस पर ही डिपेंड रहना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। पाठ्य पुस्तक जो है वन ऑफ द रिसोर्स है, ना कि ओनली रिसोर्स है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना, और ये बिल्कुल सही बात है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में हम हमेशा बच्चों को आगे रखते हैं, ठीक है, उनके अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे लिए चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बच्चे का हित हमारे
हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर। अगर आपने पिछला क्वेश्चन पेपर यानी जो अभी मैंने कल डिस्कस किया था वो आपने अगर समझा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन था जहाँ पर इमोशंस और कॉग्निशंस के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपके भावना और आपका संज्ञान ये एक दूसरे से डैश है, क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इमोशंस है और जो कॉग्निशंस है यानी जो आपकी भावना है और जो आपका दिमाग है, दिल और दिमाग से कह लो कि आपका दिल और दिमाग जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका दिल काम कर रहा है तो आपका दिमाग उसको अफेक्ट नहीं करेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है और वो कुछ किन्हीं शब्दों को बोल रहा है। उसे बोलना नहीं आता ठीक से और उसने गलत तरीके से बोला और आप हंसने लग गए उसे सुन के, तो वो वहां पर डिस्करेज हो जाएगा, उसके इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो दिमाग का यूज करके उस शब्द को बोल रहा था लेकिन अब उसका दिल बुरा मान जाएगा अगर आप हंस दोगे। तो इस तरीके से अब उसका जो उसकी भावना है वो आहत हो गई, उसके इमोशंस आहत हो गए। तो अब उस इससे इसका फर्क किस चीज पे पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा उसके कॉग्निशन पे। वो कहेगा कि भाई मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मुझे नहीं आता, मैं नहीं, मैं अब बोलूंगा ही नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, है ना, इस तरीके से बोलेगा। तो उसके इमोशंस का इफेक्ट पड़ा उसके लर्निंग पे, उसके कॉग्निशन पे। तो इस तरीके से जो इमोशन है और जो कॉग्निशन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपका जिस दिन सर दर्द हो रहा होगा, ठीक है, या आपको कोई और प्रॉब्लम होगी, या कोई ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम है, आप किसी से बिछड़ रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, या आपका मन नहीं लग रहा किसी के लिए, किसी की याद आ रही है, ऐसा कुछ मतलब जो आपकी भावनाओं से जुड़ा हो, आपको कोई डर लग रहा है, किसी की याद आ रही है, भावना, दुख, सुख दुख, जो भी इमोशन, ठीक है। तो इमोशंस अगर आपके किसी दिन पीक पे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस दिन आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, आपका कॉग्निशन ठीक से काम नहीं करेगा। तो सिंपली मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि ये दोनों इंटरवोवन है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक है, ना कि ये ऑप्शन गलत है कि ये नहीं जुड़े या सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, सारे ऑप्शन गलत है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। अभी मैंने आपको समझाया था इससे पहले क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या है और वो किस चीज़ पर जोर देता है। तो आपको वही ढूंढना है कि वो किस चीज़ पर जोर देता है। बी ऑप्शन क्या रहा है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन। तो यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन की बात हो रही है इसलिए ये ऑप्शन सबसे पहले ही गलत हो जाएगा। कंडीशनिंग की बात हो रही है सी ऑप्शन में, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन है। और ए ऑप्शन क्या है, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। रिकॉल करने की बात हो रही है, यानी कि एक तरीके से ये भी आप याद करोगे तभी तो रिकॉल करोगे, चीज़ों को स्मरण करना। ठीक है, रटना, रटाना, यादें करना, स्मरण करना, ये चीज़ें गलत है। रटने की प्रक्रिया ये भी गलत है। सीखना दोहराए जाने वाले जुड़ाव द्वारा। कंडीशनिंग की बात जो है, कंडीशनिंग जो है एक पूरी ब्रांच है, ठीक है, लर्निंग की एक तरीका है कंडीशनिंग। इसमें होता क्या है, कंडीशनिंग में आपको समझा देता हूँ। कंडीशनिंग में ये होता है कि आप किसी बिहेवियर को बार बार करके बच्चे के अंदर उस चीज़ को फिक्स करते हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक कुत्ते को एक पिंजरे में रखा और जब भी कोई चल के उसके पास आता था तो उसको खाना देता था। तो उससे क्या होता था, पहले जब कुछ दिनों तक तो उसने जब खाना देखा तब उसके मुंह में लार आई, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही वो पैरों की आवाज सुनता था तभी उसके मुंह में लार आ जाता था। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने देखा कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, जो कि पहले खाने से जुड़ा हुआ था, जो खाने को देख करके रिएक्ट करता था, अब वो सिर्फ आवाज को देख करके ही रिएक्ट कर ले रहा है। इसी चीज को हम कहते हैं कंडीशन करना, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक है, सो ये है कंडीशनिंग। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव में ऐसी कोई बात नहीं होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव हमें यही कहता है कि सीखना सक्रिय जुड़ाव द्वारा ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, जहाँ पर सक्रिय रूप से जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। इस चीज़ के बारे में बात करता है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये देखते हैं। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। छात्रों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज।
ठीक है, ये बात तो सही है कि अगर आप बच्चों को एग्जाम्पल देंगे तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बी ऑप्शन क्या कहता है, लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, बच्चों को माइंड में कंफ्यूजन कर देगा। ऐसी कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देने से बच्चे ज़्यादा क्लियर होते हैं, ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं। सी क्या है, कॉजेज गैप्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, इससे बच्चों के अंडरस्टैंडिंग यानी जो वो समझ रहे हैं उनमें कमी आ जाएगी, उसमें गैप्स आ जाएंगे। ये भी गलत बात है। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आप खुद भी देख करके आप समझ जाओगे, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ एक जर्नल थिंकिंग यूज़ हो रही है कि एक जो विचारधारा है बस आपको वो समझना है और उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। डी क्या है, फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, इससे क्या होगा, आपका जो फोकस है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बजाय प्रोसीजरल नॉलेज पे चला जाएगा। सो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पर ये बताया गया है कि एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल देने से जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और बच्चों को क्या होता है, जो लर्निंग है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से बिल्ट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रभावी रूप से बिल्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रेन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट टू और टू गेन रिवॉर्ड, बच्चों को बार बार सीखने की गतिविधि में शामिल होने के लिए कहना या तो सजा से बचने के लिए इनाम देना। मतलब कि आप बच्चों को जब इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं, उसके लिए आप या तो बार बार पनिशमेंट का यूज कर रहे हैं या फिर रिवॉर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन रिवॉर्ड, ठीक है, पनिशमेंट से बचने के लिए या फिर रिवॉर्ड पाने के लिए अगर आप लर्निंग एक्टिविटीज करवा रहे हैं तो उससे क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी समझा रखा था कि जब भी रिवॉर्ड की बात होगी तो रिवॉर्ड क्या करेगा, आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को घटा देगा, ठीक है, आपके मोटिवेशन को घटा देगा। बच्चा बच्चा बोलेगा कि मुझे जब तक कुछ दोगे नहीं, जब तक चॉकलेट नहीं दोगे तब तक मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि आप उसे रोज रोज अगर रिवॉर्ड दोगे, ठीक है, तो उसे क्या लगेगा, उसके अंदर की जो अपनी करने की इच्छा होगी, पढ़ने की इच्छा होगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो खुद से कभी नहीं बोलेगा कि मैं आज मेरा पढ़ने का मन हो रहा है मैं पढ़ूंगा, वो बोलेगा जब तक मुझे चॉकलेट नहीं दोगे तब तक मैं नहीं पढ़ाई करूंगा। तो इसलिए रिवॉर्ड्स जो हैं वो एक टाइम पीरियड में तो हेल्प कर सकते हैं, पर लॉन्ग रन में ये चीज़ अवॉइड करनी है, कभी भी इस चीज़ की लत नहीं देनी बच्चों को। और पनिशमेंट तो आपको पता ही है कि पनिशमेंट को अवॉइड करना है, पनिशमेंट के लिए आप कभी भी बच्चों को वो नहीं करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या है ये देखते हैं। डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, would encourage children to focus on mastery rather than performance goal, D decrease children's natural interest and curiosity involving in the learner। तो इससे क्या होगा, अगर बार बार आप उन्हें सजा से बचने के लिए या फिर इनाम पाने के लिए शामिल करोगे तो डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट, जो उनका नेचुरल इंटरेस्ट है, जो मैं अभी कह रहा था कि कभी उनका खुद से मन नहीं करेगा, कभी वो खुद से क्यूरियस नहीं होंगे कि यार मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ूंगा, ठीक है, वो चीज़ उनके अंदर से चली जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन करेक्ट है, जहां पर ये कह रहा है कि रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट के डर से बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो वहां पर उसका जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो चीज़ खत्म हो जाएगी और वो काम ठीक से नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, इनमें से कौन सी एक जो प्रैक्टिस है वो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती है। तो पनिशमेंट से मीनिंगफुल लर्निंग तो नहीं होती है ना, डंडे के दम पे आप लर्निंग नहीं करा सकते, ये ऑप्शन गलत है। बी है कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, हाँ ये ठीक है कि अगर आप सबका सहयोग लेकर के एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, क्या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सब एक दूसरे का साथ दे करके सीखते हैं, तो वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सी ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्या है, अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो ये भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डी है कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, लगातार तुलनात्मक इवेल्युएट करना, तो कंपैरिजन आपको नहीं करना, ठीक है, पनिशमेंट आपको नहीं देनी, कंपैरिजन आपको नहीं करना। सो बी और सी ऑप्शन आपका सही है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकंड और थर्ड, बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन द चिल्ड्रन, शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं की समझ को कैसे आसान बना सकता है। बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक अच्छा खासा लेक्चर सुना करके। छोटे बच्चों को लेक्चर विधि जो है उनके लिए हेल्पफुल कभी भी नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना। आप उनको लेक्चर के थ्रू आप कुछ भी पढ़ाओगे तो उनको बोरिंग लगेगा, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन
आप जिस लेवल पे हैं अभी, जिस लेवल पे आप बैठे हैं, आप खुद एक टीचर बनने जा रहे हैं और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मिलेगी और मैं यहाँ पर लेक्चर नहीं दूंगा तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अपने लेवल के लिए आप लेक्चर को गलत मत कहना, ठीक है। आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो आपके लिए लेक्चर अच्छा है बट छोटे बच्चों के लिए लेक्चर अच्छा नहीं है। बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, कॉम्पिटिशन को अगेन आपको बढ़ावा नहीं देना। सी है बाय रेपिटेटिव मैकेनिकल ड्रिल्स, रेपिटेशन को भी आपको बढ़ावा नहीं देना, ये भी गलत चीज़ है। डी ऑप्शन बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन, ये है बेस्ट ऑप्शन, जहां पर आप बच्चों को खोज करने, चर्चा करने, अन्वेषण करने का मौका दे रहे हैं और इससे उनको जो कठिन चीज़ें हैं वो भी आसान हो जाती हैं। आपने खुद भी देखा होगा क्लास में कई बार कुछ चीज़ें जब टीचर समझाता है ना तब समझ में नहीं आती, क्योंकि वो खुद से आपको लेक्चर मेथड के थ्रू समझा के चला जाता है। लेकिन जब आप आपस में चर्चा करते हो या उस चीज़ के बारे में और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, तब वो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो इसलिए वो विधि जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। एक प्राइमरी शिक्षक, एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बच्चों में इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए उनको क्या कर सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शंस क्या हैं? ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क, रिवॉर्ड्स देना हर एक छोटे से छोटे टास्क के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड देने से क्या होगा, ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। बी ऑप्शन क्या है? एम्फेसाइजिंग ओनली प्रोसीजरल नॉलेज, सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज पे जोर देना, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। डिमिनिशिंग पेनलाइजिंग इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि गलत उत्तर को खारिज कर देना और दंडित करना कि भाई तूने गलत बताया, ले ये ले थप्पड़, ये ले चाटे, कैसे गलत बोल दिया तूने। डी ऑप्शन क्या है? एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्म द सेम, बच्चों को गेसेस करने देना, ठीक है, उनको उस बारे में सोचने देना। आपने मान लो कि कोई प्रॉब्लम बच्चे को बोली, बेटा आज मैं ये कर रहा था और मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, चलो आप बताओ कि इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है या इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब वो अलग अलग गेसेस देते हैं, सर हम ये कर सकते हैं, सर हम ये भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे जब अलग अलग गेस करेंगे तो अलग अलग आंसर्स निकल के आएंगे और वो ज़्यादा सोचेंगे और इससे उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक होगी वो बेहतर होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? डी ऑप्शन। ओके, 4 क्वेश्चन और बचते हैं आपके, 27, 28, 29, 30 और 30 क्वेश्चन हमें बस आज डिस्कस करने थे। फटाफट से इन्हें देख लेते हैं और आज की कहानी यहीं पूरी होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डू फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट द रैपिड पेस? फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ कौन से टाइम में सबसे तेजी से होती है ये आपको बताना है। तो इसका सीधा आंसर मैं आपको बताता हूँ, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में जो है फिजिकल ग्रोथ सबसे तेजी से होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा तेजी से जो फिजिकल ग्रोथ है वो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में होती है। भाषा विकास की बात की जाए, भाषा कब सबसे ज्यादा डेवलप होती है? तो अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। सोशलाइजेशन कब सबसे तेजी से होता है? तो अर्ली चाइल्डहुड में, जब वो पहली बार स्कूल जाता है, ठीक है, या फिर मिडिल चाइल्डहुड का भी थोड़ा बहुत हिस्सा, ठीक है। तो चाइल्डहुड, बेसिकली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन सबसे ज्यादा तेज होता है, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं, नॉट वाले क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप हमेशा गलती कर देते हैं, इन्हें आप ध्यान से समझते नहीं। कह रहा है कि कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल सही बात है, ये तो सिद्धांत है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ये भी सिद्धांत है, ये भी सही बात है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी एक सिद्धांत है और ये भी बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक सामग्रियां हैं वो विकास को प्रभावित नहीं करती हैं, ये गलत बात है और यही आपका सही है, क्योंकि आपसे पूछा ही यही है कि क्या गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, इंडिविजुअल वेरिएशन यानी हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है और इसका कारण क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, इसका कारण है इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट,
यही एक कारण है जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति अलग अलग है, क्योंकि सबको सबके माँ बाप से जीन्स अलग मिले हैं, है ना, अलग जीन्स मिले हैं, सबकी हेरिडिटी अलग है और सबका एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं अलग है। तो इस तरीके से इन दोनों का जो इंटरप्ले होता है, इसकी वजह से हर एक व्यक्ति अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इंडिविजुअल वेरिएशन का क्या कारण है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरप्ले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। सोशलाइजेशन एजेंट का क्वेश्चन हमेशा हर बार एक सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो चीजें आपसे पूछेगा, या तो प्राइमरी एजेंट या फिर सेकेंडरी एजेंट। अगर प्राइमरी एजेंट की बात करता है तो आप सीधा फैमिली के साथ जाओगे, प्राथमिक कारण आपका समाजीकरण का फैमिली है यानी परिवार है, और जो द्वितीय कारण है वो है आपका स्कूल। ठीक है, अब यही चीज आपको ढूंढनी है। सो जहां पे भी फैमिली होगी वो तो आपका प्राइमरी है, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि ये प्राइमरी है। सी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन में देखो मीडिया और नेबरहुड की बात हो रही है, यहाँ पर स्कूल तो है ही नहीं, और मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी में आपको हमेशा स्कूल के साथ जाना है, तो स्कूल एंड मीडिया जो हो गया ये है आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। सी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने की अपने कोशिश की, अपने पूरे एफर्ट्स देने की कोशिश की है, जहाँ पर मैंने अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं और लगातार मैं इतनी देर से आपको सारी चीज़ें समझा भी रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी आंसर की मैंने लास्ट में ऐड कर दी है पीडीएफ को, टेलीग्राम से डाउनलोड कर करके एक बार खुद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर की को मैच करना। ठीक है, धोखा मत करना अपने साथ। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे अगर मुझसे कुछ जुड़ना हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई बात करनी हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और सारी की सारी पीडीएफ्स, जितने भी स्टडी मटेरियल, जितना भी कॉन्सेप्ट है, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं आपके इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो अदर सीरीज़ हैं, कौन सी सीरीज़ आपको हेल्प करेगी ये देख लेना, क्योंकि सारी की सारी ऐसे ही एफर्ट्स के साथ आपके लिए मैंने क्रिएट की हैं, चाहे वो सीटेट के लिए हो, चाहे डीएसएसबी के लिए हो, या केवीएस के लिए हो। तो आप देख लेना जो भी आपको हेल्पफुल लगे मेरे चैनल पे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और या फिर ये सर्च कर लो @उत्कृष्ट उपाध्याय टेलीग्राम पे, तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सारा का सारा स्टडी मटेरियल और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर विद आंसर सब वहाँ पे प्रोवाइडेड है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।